और वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आज वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। तो अगर आपको कम्पीट करना है तो इस लाइन को देखते हुए एचआर को भी उस हिसाब से अपने को ऑपरेट करना पड़ता है। आइडिएशन कंटेस्ट है, मेंटरिंग सिस्टम्स है, हम हर प्रोजेक्ट लेवल पर करते हैं, सेंट्रल लेवल करते हैं, इंटरनेशनल में भी करके भिजवाते हैं। हमारी ये जो मैंडेट है, टैगलाइन है, पीपल बिफोर पीएलएफ। हम केवल पीएलएफ पर जोर नहीं देते हैं, पहले पीपल्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे देते हैं। एम्प्लॉय फर्स्ट देन पीएलएफ। विकास के बाद डीवीसी के साथ एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं वो चीफ जनरल मैनेजर श्री अखिलेश कुमार सर। स्वागत है सर आपका डीवीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। सर अभी आप डीवीसी के एचआर विंग हेड कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए कि कैसे डीवीसी एचआर विंग डीवीसी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और पूरे डीवीसी को एचआर की निगाह से मतलब क्या-क्या कार्य कर रही है? पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो संस्था है वो काफ़ी पुरानी संस्था है। 75 ईयर्स से ज़्यादा का संस्था है। आज के दिन में इतनी पुरानी संस्था खोजा जाए तो बहुत कम मिलेगी। और दूसरा, इस संस्था के बारे में एक और बता दें कि जो आपदा से अवसर की आप एग्जाम्पल देंगे तो हमारे दामोदर घाटी निगम जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हमारी जो उत्पत्ति या हमारी जो स्थापना की गई वो बाढ़ रूपी आपदा से की गई और हमने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। डेफिनेटली जो अवसर में बदलते गए, आज 75 साल की मेरी जो जर्नी है उसमें हमने काफ़ी प्रयास और प्रगति किया। रही बात एचआर की, तो एचआर किसी भी संस्था का एक तरह से दिल है और कोई संस्था कितनी बड़ी है, किस रूप में विकसित की गई है, उसके पीछे कहीं न कहीं एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट की हाथ रहता है। और एचआर का जो काम होता है, वो बोलता है क्रेडल टू क्रेव। और इस किसी भी संस्था का जो एचआर होता है, आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयी काम करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि लाइन मैनेजमेंट एंड स्टाफ मैनेजमेंट। तो लाइन मैनेजमेंट वो होते हैं जो हमारे फोर फ्रंट रनर होते हैं, जो मेन काम करते हैं, जो कोर फंक्शंस करते हैं। बट उनको काम करते हुए जो भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे उनको स्किल की ज़रूरत हो, चाहे उनकी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत पड़ती हो या उनके व्यक्तिगत जो आवश्यकताएँ हैं, इन सारी चीज़ को देखने के लिए जो डिपार्टमेंट है, वो एचआर डिपार्टमेंट कहलाता है। डीवीसी में भी जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो शुरू से चलते आ रहा है और समय के अनुसार अपने आप को बदलाव किया है। आज डीवीसी की जो भी चैलेंजेज़ है, उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में एचआर काम कर रहा है और टॉप लेवल में जो उनकी जो भी हमारे विकास की गति है, उस गति को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है और एम्प्लॉयी को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहा है। डीवीसी में एचआर जैसा आपने बताया काफ़ी शुरू से जब से डीवीसी का फॉर्मेशन हुआ 1948 में, तब से डीवीसी में एचआर विंग काम कर रही है। तो इन 2 समय को अगर हम साथ में ध्यान दें, शुरुआत के दिनों में और आज के दिनों में, तो एचआर के कार्यप्रणाली में मतलब कितने अंतर आए हैं? अगर इसको समझने की कोशिश किया जाए, तो पहले जो होता लैंड लेवल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन होता था, तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट का रोल उस रूप में नहीं होता था। क्योंकि एचआर की उत्पत्ति जो हुई बेसिकली, जब प्रोडक्शन के सिस्टम शुरू हुए, तो जो वर्कफ़ोर्स आया वो गाँवों से आया, इंडस्ट्री लगी। अब उनकी चीज़ों को समझने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऐसे भी मैनेजमेंट की जो कोर मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी, तो जो मैन को मैनेज करता है वो एचआर डिपार्टमेंट कहलाता है। डीवीसी के जो शुरुआती दौर थे, वो कंस्ट्रक्शन से लेकर हमने पावर प्लांट बनाया, हाइडल प्लांट बनाया, डैम्स बनाए, उस समय उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज का वर्कफ़ोर्स इकोसिस्टम काफ़ी बदल चुका है। आज आपकी ज़रूरत बढ़ गई है, जो मेरे वर्कफ़ोर्स है उनकी भी सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, मैंने वर्कफ़ोर्स इकोसिस्टम पहले आप क्या करते थे, आप मान के चलते थे कि काम में जो भी परमानेंट एम्प्लॉयी है, वही मेरी एम्प्लॉयी है। और आज की डेट में जिग इकोनॉमी है, परमानेंट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयी है, कुछ आउटसोर्स एम्प्लॉयी है। इवन जो वर्किंग जो मानते थे कि एक बैठ कर टेबल वर्क करना है, वो भी बदल चुका है और वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आज वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। तो अगर आपको कम्पीट करना है, तो इस लाइन को देखते हुए एचआर को भी उस हिसाब से अपने को ऑपरेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बेसिकली सक्सेस के लिए 3 चीज़ चाहिए, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड।
नॉलेज तो लेके आते हैं, हम उस नॉलेज को एनहांस करते हैं, बट काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उनकी स्किल अपग्रेडेशन करना पड़ता है, उनकी सोच को बदलना पड़ता है, पैन इंडिया नहीं ग्लोबल इंडिया के हिसाब से देना पड़ता है। आज बिज़नेस जो है ग्लोबल हो गया है, आप कहीं के भी बदलाव को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल पीछे छूट जाते हैं। तो इफ यू आर नॉट प्लानिंग डेफिनिटली यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हम आज जो है पावर सेक्टर में जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी संस्था की मूलभूत सोच है, विज़न, मिशन, वो एचआर उसको प्रॉपरली केयर कर रहा है, नर्चर कर रहा है और टॉप के विज़न्स को हम समझ पा रहे हैं और कदम में कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एचआर पे उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो एम्प्लॉयी हैं उनको एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाए, रिसोर्स समझा जाए, इसलिए वो ह्यूमन रिसोर्स है। उसमें एक बड़ा योगदान ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी है। तो डीवीसी में चूँकि इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को एचआर से अलग रखा गया है, उसके लिए एक अलग सेक्शन है। तो अपार्ट फ्रॉम दोज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डी एचआर विंग जो डीवीसी का है, वो क्या-क्या और स्कीम या कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है जिससे एम्प्लॉइज़ में इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन इनकलकेट हो ताकि वो और डीवीसी के प्रति अच्छे से कार्य कर सकें? बिल्कुल, आपने सही पूछा। एक्चुअली जो एचआर का फ़ंक्शन्स है उसको समझने के लिए हम देखें तो 3 भाग में बाँट सकते हैं। एक जो रूटीन जॉब है, जो एम्प्लॉयी को पेमेंट मिलना चाहिए, उसकी मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके लिए आजकल सिस्टम इनेबल आ गया है। आप टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है, पे मैनेजमेंट सिस्टम है। बट एम्प्लॉयी जो काम करता है, वो काम ठीक से कर पाए, भविष्य के चैलेंजेस को मीट कर पाए, डेफिनिटली उसके स्किल को अपग्रेड करना पड़ता है। स्किल अपग्रेडेशंस के लिए या उनके वर्किंग फोर्स को चेंज करने के लिए हमारी एम्प्लॉयी चैंपियनशिप पॉलिसीज़ होती है, टैलेंट मैनेजमेंटशिप होता है, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। उसके लिए हमारे डीवीसी ने बहुत तरह के स्कीम्स कर रखा है। आइडिएशन कंटेस्ट है, मेंटरिंग सिस्टम्स है, हम हर प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं, सेंट्रल लेवल करते हैं, इंटरनेशनल में भी कहीं-कहीं भिजवाते हैं। बहुत तरह का स्कीम बना रखा है एम्प्लॉइज़ को और उनके स्किल को चेंज करने के लिए, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, उनको फिर से रीडिस्कवर या डिस्कवर करने के लिए कि उनमें जो मेरिट है, ताकि वो इन्वॉल्व हों। आज के डेट में इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आप यदि इन्वॉल्व होते हैं, टीम के हिसाब से काम करते हैं, हो सकता है क्रॉस फंक्शनल भी अनुभव आपको मिलता है। आप एक ही काम करते-करते बोर हो जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ों में जुड़ते हैं, तो डिपार्टमेंट के अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, टीम के हिसाब से काम करते हैं, ऑडिशन कंटेस्ट करने जाते हैं या बहुत तरह का हमने स्कीम ऑलमोस्ट 15-20 की स्कीम लगा रखा है, जो करते हैं, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी करते हैं और पावर करते हैं। तो इससे हमारे एम्प्लॉइज़ का जो मोटिवेशनल लेवल है, बिहेवियर लेवल है, वो काफ़ी बदलता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, मतलब आप जैसा बताया कि एक ही काम को करते-करते बोर हो जाता है, तो उसकी में वो उस जगह पर उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो भी कम होने लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब नए सेक्शन में तो क्या इस पर भी कोई एचआर विंग सोच रहा है कि उसके कार्य को या कार्य करने का जो सेक्शन है, उसको कुछ समय-समय पे अलग-अलग सेक्शन में रखा जाए, ताकि वो एक नया क्रिएटिविटी वो ला सके हर बार अपने काम में? बिल्कुल, आपने सही पूछा और मैं जस्ट आपको शेयर करूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो एम्प्लॉइज़ होता है, उनका जॉब रोटेशन हम लोग करते हैं। एक नॉर्मल रोटेशंस भी होता है, एक करप्शंस या बिज़नेस पॉइंट से भी रोटेशंस होता है। तो उसके 2 कॉन्टेक्स्ट होता है कि कोई एक ही जगह एम्प्लॉयी एक ही काम अगर लंबा पीरियड तक करे, तो एक तरफ तो स्पेशलाइज़ेशन उसको मिलता है, पर दूसरी तरफ मोनोटोनी भी उसका आ जाता है, फटीग हो जाता है और फ्यूचर में जब लीडर्स बनाने हैं, तो लीडर्स बनने के लिए उसको हर फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक ही काम को 20 साल अगर कर ले, तो काम करना आसान है, बट काम कराना बहुत मुश्किल है। गेट द वर्क डन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सर्टेन लेवल के बाद अगर मैं मानूँ कि M6 के बाद हमारे लीडरशिप की डेवलपमेंट करनी है, तो उस लीडर्स को हर चीज़ जानना ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जॉब रोटेशन करते हैं। प्लांट को ही अगर मान लिया जाए, तो वो जनरेशंस में है, तो जनरेशंस के डायरेक्ट ऑपरेशन में है, तो उसको मेंटेनेंस में ले जाते हैं। मेंटेनेंस से स्टोर में ले जाते हैं। फिर उनके और भी जो विंग्स है, मैं उनको रोटेट कराता हूँ एक प्रोजेक्ट में। इसके अलावा दूसरे जगह पे ले जाते हैं क्योंकि हमारी प्लांट्स अलग-अलग है, कोई 210 की है, कोई 250 की है, कोई 500 की है, कोई 800 मेगावाट का रहा। तो टेक्निकली भी उनके नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। तो जॉब रोटेशन की प्रक्रिया हमारे यहाँ खुद की भी है, स्टैट्यूटरी भी है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको रोटेट करते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि किसी एक एम्प्लॉयी को एक प्रोजेक्ट में 3 से 5 साल के बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से उनको नॉलेज शेयरिंग भी होता है, अपने लीडरशिप डेवलपमेंट भी होता है। ये हमारी अभी तक परंपरा रही है और डीवीसी इसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। अभी सर आगामी 4-5-6 सालों डीवीसी का जो प्लान है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स बनवाना, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं मेनली रघुनाथपुर में लग रहे हैं नए यूनिट्स, कोडरमा में लग रहे हैं। इस तरीके से वो काफ़ी मैसिव एक्सपेंशन में डीवीसी जाता है। जी। और डीवीसी का अपना एक विज़न है, विज़न 2030। इस विज़न 2030 को सपोर्ट करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट क्या-क्या प्लानिंग कर रहा है और उस विज़न को में किस तरीके से खुद को एलाइन करना है? बिल्कुल, आपने सही बोला। एक्चुअली जो पावर सेक्टर्स का जो सिनेरियो है मैं चूँकि दिल्ली में काफ़ी दिन रहा हूँ, तो मंत्रालय की जो विज़न्स या मीटिंग्स होती है, उसमें आने वाले समय में रिन्यूएबल के अलावा भी जो हमारा बेसिक जो पावर है दैट इज़ थर्मल पावर्स, तो जो मिनिस्ट्री ने प्लान कर रखा है 2030 उसके जो टोटल रिक्वायरमेंट्स है, उसके कुछ शेयर मे बी अराउंड 4000 मेगावाट के आसपास डीवीसी को ने अलॉट किया है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमें चंदपुरा के लिए भी 800x2 का हमें परमिशंस इन प्रिंसिपल मिल गया है। जॉइंट वेंचर में हम करने जा रहे हैं। हमें लास्ट जो अभी मिला है वो कोडरमा में हमें 2 यूनिट मिला है, रघुनाथपुर में हमें 2 यूनिट मिला है और एक पुराने प्लांट को हटा के दुर्गापुर में 800 मेगावाट करने जा रहे हैं। अब चूँकि ये सारे प्लांट जो आते हैं वो 5 साल के आस-पास उनका पीरियड होता है। कंस्ट्रक्शन से वो सीओडी तक उनको पीरियड लगता है, ऐसा मान के चलता 4 साल में भी हो सकता है, 5 साल में होता है। तो उस हिसाब से क्या है कि पावर प्लांट को बनने के जो स्टेजेस होते हैं और जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो तरीके उसमें 4 से 5 साल तक बनते हैं। अब 4 से 5 साल की जो ज़रूरत होती है मैन पावर डिप्लॉयमेंट की, इनिशियली तो सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कंस्ट्रक्शन के जो स्टेजेज़ हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होता है हम कॉन्ट्रैक्ट देकर करते हैं। जो एक्जीक्यूशन जो करते हैं वो हमारी एजेंसी करती है। बट सुपरविज़न करने के लिए हमारे अफ़सर्स रखे जाते हैं। तो हम उनके हिसाब से प्लान करते हैं। किस पर्टिकुलर प्लांट में किस स्टेज में इन 4 सालों में लगेंगे। इसलिए अभी रिसेंटली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं कि हमें डिफरेंट जो बेसिक ट्रेड्स है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल उसमें इरेक्शंस इंजीनियर की ज़रूरत है। अभी ऑलरेडी हम रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल हम ऑलरेडी हमने ऐड किए हैं कि हम वैसे ऑफिसर्स को लेंगे या इंजीनियर्स को लेंगे जिनकी इरेक्शंस में अनुभव है। क्योंकि ये इरेक्शंस अगर वो अनुभव लेके आएँगे तो जो मेरे प्लांट्स 4 साल में बनने हैं, अगर वो 4 साल से पहले करा लेते हैं या जो हमारे कॉस्ट हैं, उसको घटा लेते हैं, तो सारे का इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे पड़ता है। अगर मेरा कॉस्ट ओवररन हो जाए, मेरा टाइम ओवररन हो जाए, तो मुझे जो इसकी टैरिफ में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो मेरा मेन मिशन होता है कि मैं जो टारगेट दिया हुआ है, अगर 48 महीने है, तो हम उसको 40 महीना में करें। जो मुझे क्वालिटी ऑफ वर्क कराना है, मैं एजेंसी करेगी। इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो मैं बेसिक लेवल पर डिप्टी मैनेजर या मैनेजर लेवल में रहा हूँ। दूसरे जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स जो पहले हमारे करेक्ट कंस्ट्रक्शन में काम कर चुके हैं, उनको हम लोग उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। जी, ताकि उनको हम डालें उस प्रोजेक्ट में और हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर आवे, अच्छे से आवे, इसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। और ये हमारे फ्यूचर्स के जो भी पावर प्लांट्स बनते हैं, उनका एक लाइफ 30 साल के आसपास होता है। तो भविष्य में जो मेरे पुराने प्लांट्स हैं, उनकी जो रेसिडुअल लाइफ जब खत्म होगी, तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू प्लांट्स। तो इस हिसाब से हम 2030 की जो टारगेट मिनिस्ट्री ने दिया है मुझे, अब वो हमारे थर्मल्स के भी हैं, हमारे सोलर्स के भी हैं, हमारे पंप स्टोरेज के भी हैं, ये बैटरी स्टोरेज के भी हैं। तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में सबको जा रहे हैं। दो हमारे जो सिस्टम्स आज के डेट में भी जो नेशनल लेवल देखिए जनरेशन अलग हैं, ट्रांसमिशंस अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस अलग हैं। बट हमारे पास एक वर्टिकल्स है जो हम तीनों को आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे जितने ऑफिसर्स की ज़रूरत है, नॉलेज हो, स्किल हो और अच्छे एटीट्यूड वाले हैं, उसको एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिलेक्शन करते हैं। जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट का बात किया आपने, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लोग भी सजेस्ट करते हैं कि जैसे-जैसे प्रमोट होकर वो हायर पोज़ीशन पर जाएँगे और उस हायर पोज़ीशन पे कार्य करने के लिए जो-जो क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटी के लिए आप ट्रेनिंग दें। एक ये हो गया स्किल डेवलपमेंट। दूसरा हो गया री-स्किल करना। अगर कोई और सेक्शन में या डिपार्टमेंट में उनका एक्सपीरियंस है,
तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, उसमें अगर उनको डेवलप करने का, उसमें भी ऐसा प्लान होगा कि कोई और अलग डिपार्टमेंट का उनका एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को भी रीस्किल डेवलप करके, रीस्किल करके उनको उस जगह पे डाला जाए। तो रीस्किलिंग का भी कुछ बिल्कुल आपने सही चीज़ बोला। एक्चुअली आज के डेट में यदि कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग विंग है, जो काफ़ी एक्सपर्ट लोग उसमें रहते हैं और हमारे बहुत से इंजीनियर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है, कैसे किया जाता है, मैं उनको भेज रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए भी। ताकि हमारी जो इंटरनल हमारी रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल है, वो एक ट्रेन होके आवें। एक तो मैं लेटरल ले रहा हूँ, इसके अलावा मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। हमारे अपने स्किल फोर्स जो भी हैं, वो हो सकता है कि ओएनएम के एक्सपर्ट हैं, बट कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो मैं उनकी स्किल जो कंस्ट्रक्शन स्किल्स है, उसके लिए मैं उनको अलग-अलग डिविजन्स पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको भेज रही है, ताकि भविष्य में वो इसके लिए भी सूटेबल हों और बेहतर ढंग से काम करें। टर्म है सर सीएस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो भी एचआर विंग के अंदर ही आता है। तो जिस जगह पर पीवीसी का प्रोजेक्ट है या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट होता है, उसके कुछ किलोमीटर के रेडियस में वो सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम या सीएसआर के तहत कुछ ऐसा सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। उसके लिए भी हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, विजन 2030 को अचीव करने के लिए थोड़ा उसके ऊपर देखिए ये जो कंसेप्ट है वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लोगों को वेलबींग को भी हम देखें। इसमें टाटाज़ जो है सबसे पायनियर रहे हैं और अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डीवीसीबी जो है 1982 के आसपास से पहले इसका नाम कुछ सोशल इंटीग्रेशंस प्रोग्राम हुआ करता था। अभी हमने सोशल ऑब्लिगेशंस कर लिया जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के फॉर्म में करता है। बट बेसिक फंड यही है कि आप अपने जो भी प्रॉफिट्स है, जो रिसोर्सेज है, अपने सराउंडिंग्स के लिए जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके वेलबींग के लिए काम करें। डीवी से डेफिनेटली जहाँ-जहाँ प्रोजेक्ट हमारे हैं, मैं उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पॉपुलेशंस है, गाँव हैं, उनके बेसिक नीड्स हेल्थ के लिए, एजुकेशंस के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। उसके लिए मेरा एक फंड है, मेरा एक डेडिकेटेड ऑफिसर होता है, हर प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड ऑफिसर्स वहाँ जाता है। वो बेसिकली वहाँ के जो भी लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बात करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्रोजेक्ट चलाने हैं, उसकी भी एक अप्रूवल ली जाती है और हमारे जो फंड है सीएसआर के सारे फंड्स लैप्स नहीं होते हैं। जो भी फंड एलोकेट होते हैं, उसी पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई बजटीय लैप्स की बात नहीं होती है। तो हम उनके ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, उनके बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाएँ, अगर आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा बोलता है कि कहीं की भी गरीबी हर जगह समृद्धि के लिए घातक होती है। मेरे सराउंडिंग्स में कहीं गरीबी है, डिप्राइव्ड है, तो मुझे डेवलपमेंट में भी बाधक बन सकते हैं। तो मेरा इसी का गठन भी तो इस दामोदर बिल्कुल, मेरा जो बेसिक पर्पस बिल्कुल, दामोदर घाटी निगम जो बनाया गया, उसका जो मैंने आपदा बोला कि फ्लड कंट्रोल है, उसकी अगली जो जो मैंडेट दी गई है, वो भी है कि जो हमारा कमांड एरिया है, उसके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। तो सोशल इन टर्म्स ऑफ जो भी पॉपुलेशंस है, हमारे जो डिप्राइव्ड लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं या वहाँ के लोग बासिंदे हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं या कुछ उनकी जो बेसिक कमियाँ हैं, उनको हमारी अपलिफ्टमेंट की हमारी मैंडेट दी गई है। हम बहुत पहले हेल्थ लाइन पे भी काम करते थे, मलेरिया उन्मूलन के काम करते। आज भी हमारी जो मोबाइल वैन है, वो गाँव में जाती है, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, उनके हेल्थ के स्कीम्स को देखते हैं, फ्री मेडिसिन्स देते हैं। हमारी ये मानना है कि जितने मेरे पड़ोसी सुखी रहेंगे संपन्न रहेंगे, हमें भी कहीं विकास के रूप में हमें उनकी मदद मिलती रहेगी। डीवीसी सीएसआर के तहत आसपास में जितने भी प्रोजेक्ट के आसपास में जो भी एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम या डायरेक्ट जो इम्पैक्ट हो सके ऐसे कार्य एजुकेशन से रिलेटेड हो, रूरल वुमेन का जो स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी उनके अंदर जो आर्ट है उसका रिफाइनमेंट, उसके लिए मार्केट कहाँ है उसके लिए हेल्प करना, इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट के लिए हमेशा डीवीसी कार्यरत रहा है और 1948 से डीवीसी के गठन के साथ ही वो इन सारे सेक्टर्स में, सारे एरियाज में इस तरह के कार्य कर रही है। और कोई सवाल? एक चीज़ जस्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अभी सीएसआर में हम लोग जो हम काम करते हैं सीएसआर के फॉर्म में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है।
उनके सामाजिक जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में, उनकी सोच में, उसकी भी स्टडी करने के लिए हमने एक एजेंसी एंगेज करने के प्रोसेस चल रहा कि हमने जो भी काम किया है वो एक हमारा इवोल्यूशन होगा कि हमने जो जिस पर्पस के लिए काम किया था क्या रियली अचीव हो गया या कमियां हैं। कमियां तो किस रूप में है ताकि हमारी पॉलिसी उसको टारगेट करे। वो जल्दी ही स्टडी होके आएगी और मेरे सीएसआर की पॉलिसी अकॉर्डिंगली हम उसको मॉडरेट करेंगे, चाहे फंडिंग करनी हो या हमें उसके स्किल को अपग्रेड करना है, वहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेंड करना है, उस फॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि डीवीसी एक ऐसी संस्था है, आज की डेट में जितने पीएसयूज़ हैं, नौकरी के समय तो ज़रूर करते हैं, नौकरी के बाद की जो बेनिफिट्स है, वो बिल्कुल कम है। आज मैं डीवीसी में ये आपको शेयर करूँ कि 5,000 के आस-पास मेरे रेगुलर एम्प्लॉयी हैं, 15,000 मेरे पेंशनर्स हैं। अच्छा। भारत सरकार में ऐसी कोई संस्था कंपनी नहीं है जो पेंशन देती हो। डीवीसी इकलौता संस्था है जो पेंशन की व्यवस्था की जाती है और 15,000 मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। यानी 5,000 जो एम्प्लॉई एक्टिव हैं, 15,000 के लिए भी कार्य करते हैं और आज के पीरियड में समाज में आपके अपने छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्था आपको नौकरी के बाद भी एक अच्छी सोशल सिक्योरिटी दे रही है, तो ये हमारी उनकी दुआएँ लगती है। तो ये हमारा टैगलाइन है कि मैं उनकी केयर भी करता हूँ। मैं और शेयर करूँ कि आज की पीरियड में हमारे पेंशनर ऐसे भी हैं जो 100 साल पार करने के बाद भी पेंशन लेके ज़िंदा रह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपके एम्प्लॉयी चाहे रिटायर्ड हों या एक्टिव हों, जितने संपन्न हैं, जितने सुखी रहेंगे, उतने ही संस्था मौजूद संस्था अलग से कुछ नहीं है, उन एम्प्लॉइयों का एक संगठन है और एम्प्लॉयी अगर खुशी हैं, सुखी हैं, सोच उनकी अलग है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आने वाला समय मैं ये ज़रूर शेयर करूँगा कि डीवीसी आने वाले समय में जो है उससे आगे बेहतर पड़ेगा। हम अभी जो कमांड एरिया में काम कर रहे हैं, मेरा प्रयास चल रहा है कि हम पैन इंडिया में काम करें। हमारी जो जनरेशन की कैपेसिटी है, उसको बढ़ावें। फ़ाइनेंशियली भी हम अपने को टर्न अराउंड कर लिए हैं। हम प्रॉफ़िट के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं और अपने जो विज़न मिशन है, फ़ाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आर्थिक रूप के साथ-साथ सामाजिक दायित्व को भी निभाएँगे। जी। सर काफ़ी जोश-खरोशों के साथ इस उम्मीद में कि हम लोग जो डीवीसी का जो विज़न है 20-30 का उसको हम लोग अच्छे से अचीव करें, समय से अर्लियर अचीव करें और उसमें जैसा आपने देखा एचआर डिपार्टमेंट अपने आप में रेडी कर चुका है कि वो आगे का पूरी योजना है उनका, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, रीस्किलिंग का हो या सीएसआर से रिलेटेड वर्क हो, इन सारे एक्सपीरियंस लोगों का इंडक्शन हो या रिटायरमेंट हो या जो अभी कार्यरत हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर मैन पावर हो, इन सारे सेक्शंस पे एचआर विंग काम कर रही है। लास्ट लाइन मैं अब एचआर को बताऊँगा, हमारी ये जो मैंडेट है, टैगलाइन है, पीपल बिफोर पीएलएफ। हम केवल पीएलएफ पर जोर नहीं देते हैं, पहले पीपल्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे देते हैं, एम्प्लॉयी फर्स्ट देन पीएलएफ, पीपल बिफोर पीएलएफ। सर आपने अपना कीमती समय से थोड़ा समय हम लोगों के लिए निकाला, इसके लिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेक्शन जो है हमारा, वो पूरी टीम की तरफ से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ सर। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल पूछिएगा। अगली बार जब हम अखिलेश सर से मिलेंगे, तो एचआर के उन सारे सवालों को इनसे पूछेंगे, आपकी भी आप में, जो आप कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।